दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है और कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिल रही है, इस केस में लगभग कई लोग गिरफ्तार हुए हैं और जिनकी जमानत कोर्ट से नहीं हो रही है। इसका मूल कारण क्या है, ये इस विषय पर हम आप चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि ईडी आखिर कैसे काम करता है, ईडी है क्या। इस केस में सिटिंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सिटिंग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के ही सांसद हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया, उनको भी बेल नहीं मिल रही है। और इसी ईडी के तहत जो है अन्य कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसको बेल नहीं मिल रही है। इसका मुख्य कारण, थोड़ी देर आप पहले प्रवर्तन निदेशालय ईडी के विषय में हमें जानना चाहिए। ईडी एक बहुविषयक संगठन है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच का अधिकार है। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। भारत सरकार की एक प्रमुख वित्तीय जांच एजेंसी के रूप में प्रवर्तन निदेशालय भारत के संविधान और कानूनों की कड़ाई से अनुपालन में कार्य करता है। अब यहाँ ये बात है कि पहले की ईडी में और अब की ईडी में अंतर है क्या। पहले की ईडी को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि ईडी की उत्पत्ति हुई कहाँ से। इस निदेशालय की उत्पत्ति 1 मई 1956 में हुई, जब विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम FERA 1947 के तहत विनिमय नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन से निपटने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग में एक प्रवर्तन इकाई का गठन किया गया। इसका मुख्यालय दिल्ली में था, जिसका नेतृत्व प्रवर्तन निदेशक के रूप में एक कानूनी सेवा अधिकारी करता था। इसकी 2 शाखाएं थी, एक मुंबई में और दूसरा कलकत्ता में। वर्ष 1957 में इस इकाई का नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया और दूसरी शाखा मद्रास और चेन्नई में खोली गई। 1960 में निदेशालय का प्रशासनिक नियंत्रण आर्थिक मामलों के विभाग से राजस्व विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया। समय बीतने के साथ साथ FERA 1947 को निरस्त कर दिया गया और FERA 1973 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरुआत के साथ FERA 1973, जो एक अधिनियम नियामक कानून था, को निरस्त कर दिया गया और उसके स्थान पर एक नया कानून बनाया, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 जून 2000 में लागू हुआ। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय एंटी मनी लॉन्ड्रिंग व्यवस्था के अनुरूप मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 PLA के अधिनियम किया गया और ईडी को 1 जुलाई 2005 से इसे लागू करने का काम सौंपा गया था। अब इसकी संरचना, प्रवर्तन निदेशालय, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, का नेतृत्व प्रवर्तन निदेशक करता है। मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनकी अध्यक्षता विशेष प्रवर्तन निदेशक करते हैं। निदेशालय में 10 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक उप निदेशक करता है और 11 उप निरीक्षक क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक सहायक निदेशक करता है। नवंबर 2021 में भारत के राष्ट्रपति ने 2 अध्यादेश जारी किए, जिससे केंद्र को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को कार्यकाल 2 साल से बढ़ा करके 5 साल करने की अनुमति मिल पाई।
2021 संशोधन जो है सेवा विस्तार के लिए अधिकारों की सिफारिश करने के लिए उच्च स्तरीय समितियों की आवश्यकता होती है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों से बने 5 सदस्यीय पैनल को यह सिफारिश करती थी कि क्या ईडी निदेशक सेवा विस्तार के योग्य है। सीबीआई निदेशक के मामले में प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक उच्च स्तरीय समिति को सिफारिश करनी थी। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना डीएसपी अधिनियम 1946 ईडी के लिए और केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी अधिनियम 2003 सीबी आयुक्तों के लिए में संशोधन किया गया ताकि सरकार को दोनों प्रमुखों को एक पद पर रखने की शक्ति मिल सके। उनके 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के 1 साल बाद केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुख फिलहाल 2 साल के कार्यकाल तय हैं, लेकिन अब इन्हें 3 साल का विस्तार दिया जा सकता है। हालांकि प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लिखित अवधि सहित कुल 5 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद कोई और विस्तार नहीं दिया जा सकता। यानी कुल मिला कर 2 साल की पहली नियुक्ति थी, अब वो 3 साल कर दी गई है, लेकिन इसको बढ़ा करके 5 साल तक सेवा विस्तार के रूप में किया जा सकता है, उसके ऊपर नहीं कर सकती कोई भी सरकार। जुलाई 2023 में एससी ने वैधानिक संसाधनों को बरकरार रखा जो केंद्रीय जांच ब्यूरो और ईडी के निदेशक के कार्यालय को टुकड़ों में बढ़ाने की सुविधा प्रदान करता है, लेकिन ने वर्तमान ईडी प्रमुख को दिए गए विस्तार को अवैध माना है। यानी कि जो भी ईडी को शक्ति मिली है वो 2018 के संशोधन के बाद मिली है। इस संशोधन के बाद ईडी को इतनी शक्ति प्रदान हो गई है कि वो किसी को भी पूछताछ के लिए आधिकारिक तौर पर नोटिस जारी कर सकती है और जब तक दोष सिद्धि नहीं हो जाती तब तक उसको ईडी अपनी हिरासत में रख भी सकती है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हों अथवा संजय सिंह हों अथवा जो है मनीष सिसोदिया हों, तो इन लोगों की जो बेल नहीं हो रही है ये 2018 के संशोधन के बाद का जो कानून हुआ है उसी के तहत अब नहीं हो रही है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो अब सवाल ये उठता है कि संशोधन के समय में क्या इन लोगों की निगाह उस पर नहीं थी, क्योंकि सरकार जो सिटिंग सरकार थी उस समय की 2018 में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, तो उन्होंने एक ऐसा संशोधन किया है कि जो एक हथियार के रूप में कार्य कर सके, परंतु विपक्ष के नेताओं की आंख इस पे नहीं खुली। मामला जो है पीएमएलए के तहत ईडी कैसे कार्य करता है या पीएमएलए के तहत ईडी की शक्तियां क्या हैं। ईडी पीएमएलए की धारा 16 सर्वेक्षण की शक्ति और धारा 17 खोज एवं जब्ती के तहत यह निर्णय लेने के बाद धन शोधन किया गया है, तलाशी, संपत्ति और जब्ती धन या दस्तावेज करती है। उसके आधार पर अधिकारी तय करते हैं कि धारा 19 गिरफ्तारी की शक्ति के अनुसार गिरफ्तारी की आवश्यकता है अथवा नहीं है। पीएमएलए की धारा 50 के तहत ईडी किसी व्यक्ति से पूछताछ के लिए बुलाए बिना सीधे तलाशी और जब्ती कर सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि पहले व्यक्ति को बुलाया जाए और फिर तलाशी और जब्ती शुरू की जाए। यदि व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो ईडी को अभियोजन, शिकायत, चार्जशीट दायर करने के लिए 60 दिन मिलते हैं, क्योंकि पीएलए के तहत सज़ा 7 साल से अधिक नहीं होती है। यदि किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया और केवल संपत्ति कुर्क की गई तो कुर्की आदेश के साथ अभियोजन शिकायत 60 दिनों के भीतर निर्णय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जानी है। पीएमएलए के तहत ईडी की शक्तियों का विस्तार 2022 के बाद पीएमएलए अनुसूची 6 से 30 अपराधों तक विस्तारित हो गई है। यानी पहले 6 थी, अब 30 अपराध शामिल कर दिए गए 2002 के बाद।
ईडी अब आतंकवाद को लेकर वन्यजीव शिकार और कॉपीराइट उल्लंघन तक कई अपराधों की जांच कर सकता है। 2009 के संशोधन में आपराधिक साजिश को जोड़ा गया, जिससे ईडी को साजिश के मामले की जांच करने का अधिकार मिल गया। 2015 और 2018 में ईडी को विदेशों में अर्जित धन शोधन से जुड़ी भारतीय संपत्तियों को जब्त करने की शक्ति प्राप्त हुई। यानी कि 2015 और 18 में जो संशोधन हुआ था उससे ईडी को भारत के बाहर जो संपत्ति है उस संबंधित मामले में भी ईडी को शक्ति मिल गई है, परंतु ईडी उसका इस्तेमाल न करके भारत के भीतर ही उसका इस्तेमाल कर रही है। और इसीलिए ईडी पर जो है तमाम तरह के आरोप भी लगते हैं। हम आपको बता दें कि ईडी पर अभी तक जो है दुरुपयोग का जो है हाल ही में शिकार हुई है और आलोचना भी होती रहती है। सुप्रीम कोर्ट सरकार और प्रदूषण निदेशालय ईडी द्वारा पीएमएलए के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग की आरोपों की जांच भी कर रहा है। प्रमुख आरोपों में शामिल है सामान्य अपराधों के लिए उपयोग किया जा रहा है। पीएमएलए को सामान्य अपराधों की जांच भी शामिल किया गया है और वास्तविक पीड़ितों की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। पीएमएलए विशेष रूप से नशीले पदार्थों के व्यापार से उत्पन्न मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक दंडात्मक कानून था। वर्तमान में अधिनियम की अनुसूची में अपराध अत्यधिक व्यापक है और कई मामले में नशीले पदार्थों का संगठित अपराधों से कोई संबंध नहीं है। पारदर्शिता और स्पष्टता का अभाव भी ईडी में है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट ECIR FIR के समकक्ष एक आंतरिक दस्तावेज माना जाता है और आरोपी को नहीं दिया जाता। ईडी खुद को आपराधिक प्रक्रिया कानून के सिद्धांतों और प्रथाओं के अपवाद के रूप में मानता है और अपनी इच्छा के अनुसार अपनी फाइल पर ECIR दर्ज करना चुनता है। ईडी द्वारा जांच के लिए मामलों के चयन के बारे में भी स्पष्टता का अभाव है। ईडी द्वारा जांच शुरू करने के ऐसा परिणाम होते हैं जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने की क्षमता भी रखता है। इस पर भी एक चर्चा हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, परंतु सुप्रीम कोर्ट में अब इसको हाथ में लेने से मना कर दिया है, क्योंकि भारत सरकार ने 2018 के संशोधन में ये प्रावधान कर दिया है। यानी कुल मिला करके ईडी को अब भारत सरकार ने संशोधन के माध्यम से इतनी शक्ति प्रदान कर दी है कि किसी भी व्यक्ति को ईडी किसी भी व्यक्ति को ईडी आरोप के जरिए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी करा सकती है, उससे पूछताछ करा सकती है और उसकी बेल तब तक नहीं होगी जब तक कि व्यक्ति स्वयं ये स्वीकार न कर ले या सारे तथ्य सामने न आ जाए। यानी कुल मिला करके जिस तरह से कल अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में सुनने में आ रहा है कि भेज दिया गया है, तो अब केजरीवाल की बेल मुश्किल हो रही है और केजरीवाल का छूटना अब नामुमकिन सा लग रहा है जब तक पूरा मामला क्लियर न हो जाए। अब देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल उधर राज्यपाल भी बार बार यही कह रहे हैं कि जेल से सरकार नहीं चल सकती। अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो उनकी जगह मुख्यमंत्री कौन होता है। उन्होंने अपनी जांच में 2 नामों को और लिया है, एक आतिशी का और एक और उनके सहयोगी हैं, उनका नाम लिया है। तो इससे लोगों में ये शक जाहिर हो रहा है कि ईडी जो है इन दोनों लोगों से भी इस मामले में पूछताछ कर सकती है या इनको भी सम्मन भेज सकती है। और कयास लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। इसकी आगे की अपडेट हम देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल
@कमलेश बार। तो 30 को